कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? आज हम उसी दस्तावेज की पड़ताल करने वाले हैं जो भारत को चलाता है, हमारा संविधान। अब देखिए, जब भी संविधान की बात होती है तो दिमाग में अक्सर एक बहुत भारी भरकम, शायद थोड़ी धूल भरी कानून की किताब की तस्वीर आती है ना? पर क्या ये वाकई बस इतना ही है? या फिर ये वो बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को असल में चलाता है। एक ऐसा सिस्टम जो हर नागरिक के हक और देश की दिशा दोनों को तय करता है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को डीकोड करते हैं। हम देखेंगे कि इसका सोर्स कोड कैसे बना, हम यूजर्स के लिए इसका मैनुअल क्या है, इसके कोर आर्किटेक्चर को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि भविष्य के अपडेट्स के लिए क्या रोड मैप है। और आखिर में इस ओएस का भविष्य क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियाद से। इस बहुत बड़े काम को करने के लिए एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जो एक तरह से उस वक्त के पूरे हिंदुस्तान का एक छोटा रूप थी। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था। इसकी शुरुआत जुलाई 1946 में हुई और 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और इसके कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये वो दस्तावेज था जिसने हमारे संविधान की आत्मा और दिशा तय की। और फिर सालों की कड़ी मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से लागू हो गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इतने लंबे वक्त तक एक नए आजाद हुए देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधि, जिनकी भाषाएं, धर्म और सोच बिल्कुल अलग थीं, साथ बैठे, घंटों बहस की और मिलकर दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान तैयार किया। और इस पूरे विशाल कोड के जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। उनका ये कहना दिखाता है कि वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो न्याय और बराबरी पर आधारित एक जिंदा सिस्टम बनाना चाहते थे। तो ठीक है, ओएस तो बन गया। अब एक यूजर यानी एक नागरिक के तौर पर हमारा मैनुअल क्या है? ये मैनुअल समझिए 2 हिस्सों में आता है, अधिकार और कर्तव्य। देखिए, मौलिक अधिकार तो हैं गारंटीड फीचर्स जैसे, अगर ये हमें नहीं मिलते तो हम सीधे अदालत जा सकते हैं, ये हमारा हक है। वहीं दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्य हमारे यूजर एग्रीमेंट की तरह हैं। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं एक अच्छा नागरिक होने के नाते। इन्हें 1976 में एक अपडेट के जरिए जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार इस ऑपरेटिंग सिस्टम के एंटीवायरस की तरह हैं। ये हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं। ये इतने ज्यादा जरूरी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। इसका सीधा मतलब ये है कि संसद भी कानून बनाकर इन्हें हमसे छीन नहीं सकती। ये परमानेंट है। चलिए अब जरा इस ओएस के कोर आर्किटेक्चर को देखते हैं, मतलब ये सिस्टम अंदर से काम कैसे करता है और ताकत का संतुलन कैसे बनाया गया है। भारत का जो ढांचा है ना, वो बड़ा अनोखा है। आम दिनों में ये एक फेडरल सिस्टम है जहां केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति आती है, सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं और ये सिस्टम एकात्मक यानी यूनिटरी बन जाता है। अब एक और चीज़ है जो इस ओएस को बहुत दिलचस्प बनाती है, और वो है इसकी अनुसूचियां या शेड्यूल्स। इन्हें आप सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मान सकते हैं। ये वो लिस्ट है जो असल में ये बताती है कि देश चलेगा कैसे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 7वीं अनुसूची। ये शक्तियों का बिल्कुल साफ बंटवारा करती है। जैसे डिफेंस और करेंसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र के पास हैं, पुलिस और कृषि जैसे स्थानीय मामले राज्यों के पास हैं, और शिक्षा और जंगल जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये बंटवारा देश को स्मूथली चलाने और टकराव से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम वक्त के साथ अपडेट होता है ना? हमारा संविधान भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसे विकसित होने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और भविष्य के इन अपडेट्स का रोड मैप कहाँ मिलेगा? वो मिलता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी DPSPs में। याद रखिए, मौलिक अधिकार वो हैं जो सरकार को करने ही हैं, जबकि निदेशक तत्व वो हैं जो सरकार को करने चाहिए। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं होते, लेकिन ये देश के लिए एक नैतिक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। और ये एक शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है कि कैसे एक निदेशक तत्व एक मौलिक अधिकार बन सकता है। पहले बच्चों को शिक्षा देना सरकार का बस एक लक्ष्य था।
फिर 2002 में एक सिस्टम अपडेट आया, 86वां संशोधन, और इसने इसे 6 से 14 साल के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। ये दिखाता है कि ये ओएस कैसे खुद को बेहतर बनाता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। वक्त के साथ हमने कई चुनौतियों के लिए संविधान में नई अनुसूचियां जोड़ी हैं। तो आने वाले वक्त में ऐसी कौन सी नई तकनीकी या सामाजिक चुनौतियां हो सकती हैं जिनके लिए हमें ऐसे ही नए अपडेट्स की जरूरत पड़े? क्या डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों के लिए एक दिन 13वीं अनुसूची की जरूरत पड़ेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।